हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जय सिंह स्टडी सेंटर पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हम लोग निपटाएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दमदार टॉपिक, जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। आप समझ लीजिए कि इस टॉपिक से बोर्ड के पेपर में, एग्जाम में, पेपर में क्वेश्चंस बनता ही बनता है। या तो फिर राउल्ट के नियम को निगमन करने को पूछ दे, या तो फिर राउल्ट के नियम से न्यूमेरिकल पूछ दे, बनता ही बनता है। तो इसका पोस्टमार्टम बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे, ताकि सीधे आपके दिमाग में, भेजा में घुस जाए राउल्ट्स का नियम। ठीक है भाई, तो आइए देरी न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और राउल्ट के नियम को पढ़ने से पहले इसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। ठीक है भाई, ताकि ये सब महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझ में आ जाएंगे, तो फिर राउल्ट का नियम जो होगा आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस ऑफ सॉल्यूशन, सब्सटेंस ऑफ सॉल्यूशन, सब्सटेंस ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं? जैसे विलयन के घटक क्या हो जाएंगे? विलयन के घटक क्या होते हैं? तो इसके पहले आप देखे हैं कि विलयन के घटक दो प्रकार के होते हैं, एक विलय और एक विलायक। लेकिन वह जो विलय और विलायक होते हैं वो दो प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। वह या तो वाष्पशील होंगे या तो अवाष्पशील होंगे। अर्थात राउल्ट के नियम से संबंधित हम लोग वाष्पशील और अवाष्पशील घटकों को देखने वाले हैं। तो भाई साहब, एक होगा वॉलाटाइल्स, जो सब्सटेंस होते हैं दो प्रकार के होंगे भाई साहब। एक क्या होंगे? वॉलाटाइल्स, और एक होंगे नॉन वॉलाटाइल्स। नॉन वॉलाटाइल्स मतलब कि वाष्पशील, एक क्या हो जाएगा भाई साहब? वाष्पशील, और एक हो जाएगा अवाष्पशील। क्या हो जाएगा बाबू? अवाष्पशील। ये दो प्रकार के आपको घटक देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, वाष्पशील और अवाष्पशील क्या होता है? तो जो वाष्पशील होंगे भाई साहब, वाष्पशील, तो अर्थात इनका क्या होगा? वाष्पन होगा। इनका क्या होता है? वाष्पन होता है। क्या होता है भाई साहब? वाष्पन होता है इनका। और जब इनका वाष्पन होगा तो इनमें वेपर प्रेशर बनेगा, अर्थात वाष्प दाब बनेगा। तो इनका जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब जो होता है भाई साहब, इनका जो वीपी होता है, वेपर प्रेशर होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। इनका जो वेपर प्रेशर होता है वह जीरो नहीं होता है, क्योंकि जब इसका वाष्पन होगा या इवापोरेट कर जाएंगे तो कुछ न कुछ दाब को बनाएंगे, अर्थात इनका वेपर प्रेशर जीरो नहीं होता है। किनका? जो वाष्पशील घटक होते हैं। समझ में आया? अच्छा, ये क्या होते हैं? इनका वाष्पन नहीं होता है। इनका जो होता है वाष्पन नहीं होता है। इनका वाष्पन नहीं होता है। जब इनका वाष्पन नहीं होगा तो बताओ भाई, वाष्प दाब बनेगा? बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे चीनी है, चीनी का वाष्पन होगा? नहीं होगा। वाष्प दाब बनेगा? नहीं बनेगा। अर्थात इसका जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर इक्वल टू जीरो। जितने भी भाई साहब नॉन वॉलाटाइल्स आपके क्या होते हैं? घटक होते हैं, उनका वेपर प्रेशर जीरो होता है। बात समझ में आई? अच्छा, अब देखते हैं इसमें कौन कौन आता है। कौन कौन आएगा भाई इसमें? जैसे याद कर लीजिए, एग्जाम्पल में इसका H2O होता है, H2O हो जाएगा। अच्छा, साथ साथ इसका मोलर मास भी याद कर लीजिए। तो H2O का जो मोलर मास होता है कितना हो जाएगा? 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। H2O का मोलर मास कितना हो गया? 18। तो H2O क्या है भाई साहब? जल क्या है? जल एक वॉलाटाइल है, मतलब कि वाष्पशील घटक है। वाष्पन होगा, और जब वाष्पन होगा तो क्या बनेगा भाई? वाष्प दाब बनेगा। तो H2O जो है, इसका साथ साथ मोलर मास याद करिए, ताकि आपको क्वेश्चन को हल करने में समस्या नहीं आएगी। तो 18 हो जाएगा। इसके बाद और क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा मेथेनॉल CH3OH, मेथेनॉल। इसका कितना होगा भाई मोलर मास? तो काउंट करिए, 16 और
4, इसका ऑक्सीजन का 16, 16 19, 1 20, 12 32, कितना हो जाएगा 32। इथेनॉल मेथनॉल हो गया, इसके बाद इथेनॉल हो जाएगा C2H5OH, कितना हो जाएगा भाई साहब 12 गुना के 24, 24 36 और 16 कितना 46, इसका मोलर मास हो जाएगा कितना 46 हो जाएगा। ये सब कैसे भाई साहब, ये सब वाष्पशील है, इनका वाष्पन होगा, इनमें वेपर प्रेशर बनेगा, ये ऐसे सब्सटेंस है, ठीक है भाई साहब। और इसमें क्या आएगा, इथेनॉल हो गया, मेथनॉल हो गया, उसके बाद और आपका बेंजीन देखिए C6H6 बेंजीन हो गया। बताइए इसका 12 छक इसका 12 होता था, 12 छक 72, अच्छा 78 इसका मोलर मास हो जाएगा। उसके बाद और क्या हो जाएगा टॉलुइन C6H5CH3 टॉलुइन जोड़ लीजिए इसका भाई, तो कितना हो जाएगा 12 छक 72 और 72 और 12 84 बसते 84 और 5 89 3 92 यानी कि 92 हो जाएगा। ये सब क्या बताइए भाई, ये सब क्या है, ये सब आपके वोलेटाइल सब्सटेंस है। तो ये आपका टॉलुइन हो गया। इसके बाद और इसमें क्या हो सकता है बताइए, H2SO4 कितना हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा 98। तो ये सब क्या है भाई साहब, ये सब वोलेटाइल सॉल्यूट है, याद करिएगा, ये सब इनका आगे काम लगेगा। बात समझ में आई? चलिए देखिए नॉन वोलेटाइल्स क्या क्या होते हैं। नॉन वोलेटाइल्स का मतलब जिनका वेपर प्रेशर क्या होगा 0 होगा। जैसे बताइए भाई NaCl क्या हो जाएगा भाई साहब NaCl। क्या नमक का वाष्पीकरण होगा? नहीं होता है। तो क्या उसमें वेपर प्रेशर बनेगा? नहीं बनेगा भाई साहब। तो इसका क्या होता है मोलर मास 35 और 23 कितना हो जाएगा 58 58। उसके बाद यूरिया NH2CO ये यूरिया है, इसका मोलर मास बता दीजिए। तो इसका आपका मोलर मास हो जाएगा कितना हो जाएगा 14 का 14 14 28 28 2 30 30 2 32। अब 32 और 12 32 और 12 कितना हो जाएगा भाई साहब 32 और 12 44 और 16 44 और 16 जोड़ दीजिए 46 और 16 6 4 10 3 1 4 1 5 1 6 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 60। यूरिया का मोलर मास कितना हो गया 60 हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मान लीजिए या फिर सब्सटेंस मान लीजिए। तो एक आपका क्या हो गया यूरिया हो गया, एक आपका नमक हो गया, ठीक है। नमक के बाद और क्या आता है ग्लूकोज चला आता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ग्लूकोज कितना होता है इसका मोलर मास बताइए, तो 12 छक 72 हो जाएगा, ठीक है। 16 छक्का 96 और ये हो जाएगा आपका 12 6 2 8 10 को 0 हासिल 1 9 7 17 1 18 180। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 180 ग्लूकोज का। और क्या इसमें आता है भाई साहब सुक्रोज आता है। सुक्रोज क्या होता है ये सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज होता है C12H22 और O11। ये क्या है सुक्रोज है C12H22O11 क्या है भाई साहब सुक्रोज है। ये बताइए इसका क्या होगा, इसका मोलर मास क्या होगा पूरा करिए बराबर 144 22 और ये आपका 300 कितना हो जाएगा भाई साहब 42। ये आपका क्या है नॉन वोलेटाइल है, मतलब इनका वाष्पीकरण नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए ये वाइब्रेट नहीं होते तो इनका वेपर प्रेशर क्या होता है भाई साहब शून्य होता है। क्या होता है शून्य होता है। बात समझ में आई? तो आपको समझ में आया एक घटक कितने प्रकार के होते हैं, तो घटक 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक वाष्पशील और एक अवाष्पशील। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए? आई समझ में? भाई सब नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया, आगे बढ़े। चलिए नोट कर लिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं भाई साहब आगे बढ़ते हैं। चलिए और एक इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखते हैं कि किस प्रकार से राउल्ट के नियम की उत्पत्ति होती है। ठीक है भाई साहब, इस चीज को देखते बिल्कुल बेसिक से
ताकि जो बच्चा कभी राउल्ट को सुना भी नहीं था उसको भी समझ में एक खतरनाक तरीके से ऐसा टॉपिक आपको हम समझाएंगे, इस प्रकार से समझाएंगे। यहाँ जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई साहब, आइए देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, ठीक है, टू वोलाटाइल्स सॉल्यूशन। इसका क्या होगा? तो होगा बाबू दो वाष्पशील घटक वाले विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, क्या होगा इसको हम लोग जबरदस्त तरीके से देखते हैं। ठीक है भाई साहब, देखिए, माना कि इसमें एक हमने प्योर लिक्विड लिया, ठीक है, कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड। ठीक है भाई, लिक्विड होगा, सॉरी भाई, सॉल्यूशन नहीं, क्या होगा, लिक्विड्स। माने ऐसा लिक्विड्स लेंगे जो कैसा होगा, वोलाटाइल होगा, अर्थात वाष्पशील होगा। तो हमने लेट माना कि इसमें ए कोई प्योर लिक्विड है, ए कोई क्या है, प्योर लिक्विड है, और ये कैसा है भाई साहब, तो वोलाटाइल है। कैसा है, वोलाटाइल है। तो इसका जो हम लोग का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब क्या होगा, पी नॉट ए होगा। क्योंकि आपको हम बता चुके हैं पीछे कि जहां पर शुद्ध लिक्विड होगा उसका वाष्प दाब हम लोग नॉट लगाते हैं। ठीक है, और इसमें एक और हम लोग लिक्विड लेते हैं भाई, जो लिक्विड मान के चलते हैं कि बी है, इसमें ये बी प्योर है, प्योर लिक्विड है, बी क्या है, प्योर लिक्विड है, और ये भी कैसा है, तो वोलाटाइल है। अब बताइए सर, ये भी प्योर है तो इसका भी वेपर प्रेशर क्या होगा, बताइए। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी बराबर होगा पी नॉट बी। क्या होगा, पी नॉट बी। अब क्या करते हैं भाई साहब कि ए और बी को हम मिला देते हैं, ए और बी को मिला करके एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो इसमें घटक ए है, घटक ए है, घटक ए है, घटक ए है, और घटक बी भी है। ए और बी को मिला दिए और दोनों को मिला करके हमने एक क्या तैयार किया, सॉल्यूशन तैयार किया। तो अब क्या होगा कि इसका प्रेशर क्या होगा, इसका प्रेशर कैसे प्रभावित होगा, इस चीज को हम लोग देखेंगे। जब दो वोलेटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन को, जब दो वोलेटाइल सब्सटेंस है, दो ऐसे जल हैं जो कि वाष्पशील है, और दोनों को मिला दिए तो जो उसका विलयन बनेगा उसके ऊपर वाष्प दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बताइए, तो इसमें तो केवल प्योर ये लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट है। ये प्योर बी है तो इसका वेपर प्रेशर होगा पी नॉट बी। लेकिन इसमें ए और बी दोनों हैं तो इसमें जो वाष्प दाब होगा, जो विलयन का वाष्प दाब होगा, विलयन का भाई साहब जो वाष्प दाब होगा वह ए एंड बी दोनों के कारण होगा, दोनों के क्या होगा, कारण होगा। मतलब कि इसका वाष्प दाब बनाने में ए की भी भूमिका होगी और बी की भी भूमिका होगी, क्योंकि दोनों लिक्विड्स हैं। कैसे है, वोलेटाइल है, वाष्पशील है। इसलिए हम लोग यहाँ काउंट करेंगे आंशिक वाष्प दाब। कुछ वाष्प दाब ए के कारण होगा और कुछ वाष्प दाब बी के कारण होगा। इसको बोलेंगे हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर, अर्थात पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए बराबर पी ए, और इसका हो जाएगा भाई साहब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू पी बी। पार्शियल को बोलते हैं आंशिक वाष्प दाब। क्या बोलेंगे भाई साहब, आंशिक वाष्प दाब। तो आंशिक वाष्प दाब
किसका, बी का पीबी होगा और आंशिक वाष्प दाब ए का पीए होगा। अब क्या होगा, विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होता है, तो इसको पीटी मान लेते हैं। ये क्या होगा, इन आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा। पीए प्लस के पीबी होगा, पीए प्लस के क्या होगा, पीबी होगा। इस विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा भाई साहब, पीटी बराबर पीए प्लस के पीबी, माने ए का आंशिक वाष्प दाब प्लस के बी का आंशिक वाष्प दाब। इस प्रकार से इस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, पीटी बराबर पीए प्लस के पीबी। बात समझ में आई, बताइए बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, समझ में आया। चलिए अब देखते हैं बाबू हम लोग राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम की उत्पत्ति कैसे होता है, तो सुनिए ध्यान से। राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने द्रव विलयनों के वाष्प दाब के संदर्भ में, राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने द्रव विलयनों के वाष्प दाब के संदर्भ में एक नियम दिया जिसे हम लोग कहते हैं राउल्ट का नियम। क्या कहते हैं भाई साहब, राउल्ट का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार अर्थात राउल्ट के नियम के अनुसार जो विलयन का, सुनिए ध्यान से, जो विलयन का आंशिक वाष्प दाब होता है, विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल भिन्न के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात विलयन, इसमें ए क्या है, ए आंशिक वाष्प दाब है, तो इस घटक का आंशिक वाष्प दाब पीए अनुक्रमानुपाती होगा ए के मोल भिन्न के, अर्थात जीटा ए के। ए का मोल भिन्न क्या होगा, जीटा ए, आपको पीछे हम मोल भिन्न पढ़ा चुके हैं। वैसे ही इसी प्रकार जो इसका एक और आंशिक वाष्प दाब दूसरा घटक है पीबी, तो पीबी का जो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, जीटा बी के। यही तो आपका राउल्ट का नियम कहता है। तो ध्यान से सुनिएगा, राउल्ट का नियम क्या होता है, तो द्रव विलयनों के वाष्प दाब के संदर्भ में राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसे हम लोग कहते हैं राउल्ट का नियम। इस नियम के अनुसार विलयन में जो विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब अपने मोल भिन्न के, अर्थात उसी घटक के मोल भिन्न के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे इस विलयन का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब क्या है, पीए है और पीबी है, क्योंकि इसमें दो घटक है, एक घटक ए है एक घटक बी है। तो पीए आंशिक वाष्प दाब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्रोपोर्शनल टू जीटा ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। यही तो क्या है, राउल्ट का नियम है। ठीक है भाई साहब, आइए आपको यदि लिखने की आवश्यकता होगी भाई साहब तो वीडियो को पॉज करिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसका निगमन कैसे होता है राउल्ट के नियम का। तो फटाक से इसको नोट करिए भाई साहब, फटाक से इसको नोट करिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। मिटका दें, चलिए देखते हैं क्या हुआ। चलिए भाई देखिए, हमने एक घटक ए लिया था और एक घटक बी लिया था। तो क्या देखा कि जो पीए है अनुक्रमानुपाती है किसके, जीटा ए के। ठीक है भाई साहब। और क्या हमने देखा था, एक कि पीबी अनुक्रमानुपाती है जीटा बी के, अर्थात पीबी अनुक्रमानुपाती है किसके, पीबी अनुक्रमानुपाती है जीटा बी के। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है भाई साहब। अब देखिए, अब हम लोग इसको हल करते हैं यहां से। ठीक है, यहां से हम लोग इसको हल करते हैं। इस इक्वेशन 1 उठाइए, पीए अनुक्रमानुपाती है जीटा ए के, तो पीए इक्वल टू, ये चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा, एक नियतांक के आता है, के इंटू जीटा ए। अब क्या हम लोग मानते हैं कि पीए
प्योर लिक्विड ए के लिए, प्योर लिक्विड्स ए मानते हैं, माना कि ये प्योर लिक्विड क्या है, ए है। तो यदि हम प्योर लिक्विड ए मानते हैं तो मान के चलिए भाई साहब, जब आपने पढ़ा होगा मोल भिन्न, तो आपने पढ़ा था कि जीटा ए प्लस के जीटा बी बराबर 1 पढ़ा था। यदि प्योर लिक्विड ए हम लोग मानते हैं, प्योर लिक्विड ए मानते हैं, तो जो जीटा बी होगा वो 0 होगा। जीटा बी का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि जब हमने प्योर माना कि प्योर द्रव ए है, अर्थात उसमें जीटा बी नहीं है, और जब जीटा बी नहीं है तो जीटा बी का मान क्या हो जाएगा, 1, 0 हो जाएगा। जब जीटा बी का मान इस समीकरण में आप रखोगे 0, तो जीटा ए आप प्लस के 0 बराबर 1, अर्थात जीटा ए बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वैसे ही सब इसको आप प्योर लिक्विड ए मानोगे तो क्या आएगा, हम यहाँ पर के का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं भाई साहब, के का। जब ना हमने इसको प्योर माना तो इसका वास्तव भी क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। तो इसके लिए मान देंगे पी नॉट ए, क्या मान देंगे, पी नॉट ए बराबर के, और उसके बाद जीटा ए। अब प्योर के लिए जीटा ए का मान कितना निकाले भाई साहब, 1 निकाले हैं, तो पी नॉट ए बराबर के इंटू 1, अर्थात आपको देखने को मिला कि पी नॉट ए इक्वल टू के का मान क्या आया भाई साहब, के का मान क्या आया, पी नॉट ए आया। और इसको आप इसको मान लीजिए, ठीक है, इसको आप मान लीजिए, इसी इक्वेशन में क्या करिए, इसमें इसका के का मान रख दीजिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, के का मान रखिए। जब के का मान रखेंगे, सॉरी इसमें मत रखिए, इसमें नहीं रखिए, ठीक ना, इसमें नहीं रखिए, इस वाले में रखिए। इसमें जब के का मान रख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, और के का मान इसमें पुट करिए, तो क्या हो जाएगा, पी ए बराबर के का मान पी नॉट ए इंटू जीटा ए आ गया। तो ये आपका जो एक द्रव ए है उसका आंशिक वाष्प दाब पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू जीटा ए हो जाएगा। इसी प्रकार भाई साहब क्या हो जाएगा, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमने माना कि प्योर लिक्विड ए हो, तो वैसे ही मान लेंगे कि प्योर लिक्विड बी के लिए, किसके, प्योर लिक्विड बी के लिए जीटा ए बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, 0। और जब जीटा ए 0 तो यहाँ पे जीटा ए का मान 0 करेंगे तो जीटा बी बराबर 1 हो जाएगा। और जब वैसे ऐसे ठीक ऐसे ही जब हल करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, पीबी बराबर पी नॉट बी इंटू जीटा बी, पीबी बराबर पी नॉट बी इंटू जीटा बी। और यहां से आपको देखने को मिला कि जो विलयन का आंशिक वाष्प दाब है पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू जीटा ए एंड पीबी बराबर पी नॉट बी इंटू जीटा बी। यदि यहां से हम विलयन का कुल वाष्प दाब निकालते हैं, विलयन का कुल वाष्प दाब आप निकालते हो भाई साहब, तो क्या होता है, अभी आपको बताए थे पीटी, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस के पीबी, पी ए प्लस के पीबी हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको जब रखोगे तो पीटी बराबर पी ए का मान कितना होता है, पी नॉट ए इंटू जीटा ए प्लस के पी नॉट बी इंटू जीटा बी, पीबी का मान रख दीजिए। ये आपका विलयन का कुल वाष्प दाब हो गया। तो इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, राउल्ट का नियम कहते हैं। आप चाहो तो यहाँ से जीटा ए जीटा बी का मान भी पुट कर सकते हो, अपने अनुसार करके दिखा दें, चाहो तो कर लो। चलिए यहाँ भी आप छोड़ दोगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे, अर्थात देखिए ध्यान से, जीटा बी का मान रख दीजिए। जीटा बी का जब मान रखेंगे तो यहाँ से आपने पढ़ा है कि जीटा ए प्लस के जीटा बी बराबर 1 होता है। अच्छा, या तो जीटा ए का मान रखिए या जीटा बी का मान, किसी का मान रख सकते हो। तो आप जीटा ए का जब मान रखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस के जीटा बी आ जाएगा। जब 1 माइनस के जीटा बी, जीटा ए का मान रख दीजिए यहाँ पर, तो पी टी इक्वल टू पी नॉट ए
जीटा ए का मान 1 माइनस के जीटा बी प्लस के पी नॉट बी इंटू जीटा बी हो जाएगा। ठीक है भाई साहब। अब देखिए हल करिए, पी टी पी टोटल बराबर गुणा कर दीजिए पी नॉट ए माइनस के पी नॉट ए इंटू जीटा बी प्लस के पी नॉट बी इंटू जीटा बी। अब बताइए, इसको आप ले लीजिए पहले, इसको बाद में, कॉमन का मिल रहा है जीटा बी, तो पी टी बराबर कॉमन ले लीजिए इसमें और इसमें जीटा बी, और जब कॉमन लेंगे तो पहले इसको रख लीजिए पी नॉट ए इन दोनों में आप कॉमन लीजिए जीटा बी, तो इसको ले लीजिए पहले, तो प्लस के जीटा बी क्या बचेगा आपका पी नॉट बी माइनस के पी नॉट ए। तो यहां से जो होगा इस समीकरण को भी आप रख सकते हो। आप चाहो तो यहां से जीटा बी का भी मान रख सकते हो 1 माइनस के जीटा ए इसके स्थान पे, और इक्वेशन को ला सकते हो। यही है भाई राउल्ट का नियम। बात समझ में आई? बात समझ में आई भाई? तो राउल्ट कहता है कि जब किसी द्रव विलयन का जो वाष्प दाब है, उस विलयन का जो प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल भिन्न के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई साहब, फटाक से इसको नोट करिए, फटाक से इसको नोट करिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नोट हो गया? नोट हो गया। चलिए लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ को देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम का जो सीमाएं हैं वो सीमाएं कहां कहां तक कार्य करता है, कहां तक राउल्ट का नियम कार्य करेगा। तो सबसे बाबू पहली सीमा क्या हो जाएगी कि राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट्स लॉ केवल किस पर लागू होगा? तनु विलयन पर लागू होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो राउल्ट का नियम होता है अवाष्पशील युक्त विलयन पर लागू नहीं होता है। ठीक ना? किस पर? अवाष्पशील युक्त विलयन पर, जिसमें अवाष्पशील घटक मिले हो उस पर लागू नहीं होता। अर्थात राउल्ट्स लॉ वाष्पशील घटक के विलयन पर लागू होता है। यह अवाष्पशील घटक के विलयन पर लागू नहीं होता है। ठीक है भाई साहब। तो यह राउल्ट के नियम की सीमाएं हो गई कि वाष्पशील घटक वाले विलयन पर लागू होगा और वाष्पशील घटक वाले विलयन पर लागू नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, फटाक से इसको नोट करिए आप लोग, फटाक से इसको आप लोग क्या करिए, नोट करिए, और आगे हम लोग क्या करते हैं भाई साहब देखते हैं। ठीक ना? चलिए, हो गया। चलिए देखिए, जब भी नोट हो गया, जब भी आप यहां से न्यूमेरिकल हल करोगे तो जो आपको देखिए ध्यान से पी नॉट बी और पी नॉट ए ऑलवेज गिवन डाटा होता है। इसको आप नोट में याद कर सकते हो हमेशा कि जो आपका पी नॉट ए एंड जो पी नॉट बी, ये हमेशा क्या होता है भाई साहब? गिवन डाटा होता है। मतलब हमेशा ये दिया रहेगा आपको, पी नॉट ए और पी नॉट बी हमेशा आपको दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चंस में, यदि आप क्वेश्चंस को हल कर देते हो, क्योंकि इसे आप केवल एक्सपेरिमेंट से ज्ञात कर सकते हो। किससे? एक्सपेरिमेंट से ही आप इसे ज्ञात कर सकते हो। किसको? पी नॉट ए और पी नॉट बी को। बात समझ में आई भाई साहब? चलिए, समझ में आ गई हो तो फटाक से नोट करिए। आगे हम थोड़ा सा ग्राफ को देख लेते हैं। बड़ी सी खूबसूरत सा और प्यारा सा ग्राफ बनता है इसका, आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिटका दें। चलिए आगे देते हैं राउल्ट्स ग्राफ। ठीक है, राउल्ट्स ग्राफ आपके बोर्ड के पेपर में पूछ चुका है और पूछने की भी संभावना बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं राउल्ट्स ग्राफ देखते हैं। ठीक है भाई साहब,
देखिए राउल्ट्स ग्राफ, राउल्ट्स ग्राफ, चलिए देखते हैं। हमने एक कंपोजिशन लिया, ये हम लोग का कंपोजिशन है, कंपोजिशन, और ये हम लोग का ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, वेपर प्रेशर। हमने माना कि इस बिंदु पर कोई एक घटक लिए, यहां पर प्योर ए लेते हैं, यहां पर क्या लेते हैं, फार प्योर ए, प्योर लिक्विड ए लिए। जब प्योर लिक्विड ए लेंगे तो बताइए भाई, अभी आपको बताए थे कि जीटा ए प्लस के जीटा बी बराबर 1। अब प्योर के लिए, प्योर ए के लिए जीटा बी का मान क्या हो जाएगा, 0, अर्थात यहाँ जीटा ए का मान 1 हो जाएगा और जीटा बी का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि प्योर के लिए जीटा बी 0 होता है। तो जीटा ए प्लस के 0 बराबर 1, तो जीटा ए बराबर 1। अब प्योर का मतलब वही होगा कि यहाँ पर बी उपस्थित नहीं है। बताइए यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बनेगा किसके कारण, यहाँ पर पी नॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब वहां पर जी बी उपस्थित नहीं है भाई साहब, इसका मतलब पी नॉट बी क्या है, शुद्ध बी का जो वाष्प दाब का है वह क्या है, 0 है। यहाँ पर जो भी वाष्प दाब बनेगा वह ए के कारण बनेगा, तो यहाँ पर कुछ भी वाष्प दाब यहाँ तक कुछ बन रहा है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, पी नॉट ए मानेंगे, क्योंकि ए के कारण बन रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ए है और ए में बी को मिलाना शुरू किया, मिलाने पर क्या होता है, ए की कमी होती है, ए की कमी होती है एवं बी की वृद्धि होती है, ए की कमी एवं बी की वृद्धि होगी, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा कि जी धीरे धीरे क्या होगा कि ए समाप्त हो जाएगा, ए समाप्त होगा और ए क्या हो जाएगा, समाप्त होगा। इसका मतलब कि आपने यहाँ पर ए में बी को मिलाते गए ए में बी को हमने इतना मिलाया कि ए बहुत ही कम हो गया, और जब इस बिंदु पर आने के बाद ए बहुत ही कम हो गया तो आपने मान लिया कि ए का है, नगण्य है, जीटा ए बराबर 0 हो गया। और सबसे बी को डालते डालते हमने ए में बी इतना बढ़ा दिया कि हमने मान लिया कि उसमें जीटा बी बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अर्थात यहाँ पर जो भी वाष्प दाब बनेगा यहाँ पर भाई साहब, इसमें पी नॉट ए क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ए की वैल्यू बहुत कम हो गई है। हमने यहाँ पर ए बहुत अधिक है, यहाँ पर बी नहीं है, हमने ए में बी को इतना मिलाया, जैसे कि मान के चले कि यहाँ पर जल है, हमने एल्कोहल मिला रहे, तो जल में एल्कोहल मिलाते गए, धीरे धीरे एल्कोहल की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि जल नगण्य हो गया। जल नगण्य का मतलब जीटा ए बराबर 0 और जीटा बी बराबर 1 हो गया। इसका मतलब इस पर जो भी प्रेशर बनेगा बाबू, वो किसके कारण बनेगा, पी नॉट बी के कारण बनेगा। अब क्या करिए, पी नॉट बी को पी नॉट बी से क्या करिए भाई साहब, मिला दीजिए, मिला दिया, इसको मिला दीजिए, मिला दिया, और यही होगा, इसी को हम लोग ग्राफ को कहते हैं पी ए बराबर पी नॉट ए और जीटा ए, और ये हो जाएगा हम लोग का भाई साहब पी बी बराबर पी नॉट बी और जीटा बी, और इसको जब आप मिला देंगे ये आपका विलयन का कुल वाष्प दाब है पीटी। अब पीटी को आप लिख सकते हो कि पी नॉट ए और जीटा ए प्लस के पी नॉट बी इंटू जीटा बी, और यही है राउल्ट का ग्राफ भाई। और आपके पेपर में पूछता है, यदि केवल ग्राफ पूछ दिया तो आपके पेपर में पूछेगा 1 नंबर का, अब पूरा राउल्ट का नियम पूछा तो ये पूछेगा आपको 3 से 4 नंबर का। बहुत ही दमदार, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट को चीर फाड़ के आपको सामने हमने प्रस्तुत किया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए, समझ में आया? तो फटाक से इसको आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं राउल्ट के नियम पर, ठीक है। नोट करिए भाई साहब, फटाक से नोट करिए, नोट करिए, इसको हो गया, आपने कर लिया नोट, मिटकाएं, चलिए मिटका देते हैं, और एक प्यारा सा खूबसूरत सा और बेहतरीन सा क्वेश्चंस को देखते हैं राउल्ट के नियम पर, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन भी हल करने में कोई समस्या न हो। कह रहा है, देखिएगा कि एक बेंजीन है,
इफ 0.78 ग्राम, if 0.78 ग्राम benzene and 0.92 ग्राम of toluene are mixed a fixed temperature, are mixed a fixed टेम्परेचर। ठीक है, कहा कि 0.78 ग्राम बेंजीन और 0.92 ग्राम टॉलुइन को मिलाया गया एक निश्चित ताप पर। तो ज्ञात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन। तो फाइंड करें पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन पहला ज्ञात करना है, और दूसरा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात करना है। ठीक है, विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात करना है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन और बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब और विलयन का कुल वाष्प दाब। ठीक है, चलिए ज्ञात कर देते हैं हम लोग। अच्छा बताइएगा, राउल्ट का नियम से इसमें दो घटक है, एक बेंजीन है और एक टॉलुइन है। तो आप मान लीजिएगा लेट बेंजीन के लिए जहां भी बेंजीन होगा वहां पर स्मॉल बी रखेंगे, और जहां भी टॉलुइन होगा क्या होगा भाई साहब, जहां भी टॉलुइन होगा वहां पर स्मॉल टी रखेंगे। तो टॉलुइन का बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। ये कितना आपका दिया है बेंजीन 0.78 ग्राम, और टॉलुइन होता है C6H5 और CH3, और ये होता है जितना दिया है 92 ग्राम दिया है। ठीक है, इतना दे दिया है। और यहाँ पर गिवन डाटा भी आपको दिया है, गिवन डाटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है, गिवन डाटा क्या दिया हुआ है गिवन डाटा में कि पी नॉट बेंजीन 400 मिलीमीटर मरकरी, पी नॉट बेंजीन दिया है 400 मिलीमीटर मरकरी, और आपको दिया है पी नॉट टॉलुइन 200 मिलीमीटर मरकरी। पी नॉट टॉलुइन दिया हुआ है भाई साहब 200 मिलीमीटर मरकरी। ये आपका गिवन डाटा दिया हुआ है, और आपको ये जो दो डाटा है फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर आप क्या लगाइए, राउल्ट लॉ लगा दीजिए, राउल्ट का नियम लगा दीजिए। बात समझ में आई? तो कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले आप देखिए क्या होता है राउल्ट के नियम में। आपको क्या ज्ञात करना है, क्या होता है राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम में होता है विलयन का कुल वाष्प दाब पीटी बराबर क्या होता है, पीए प्लस के पीबी। एक तो आपको पीटी पूछ रहा है, टोटल वेपर प्रेशर, ये तो आपका होता है टोटल वेपर प्रेशर पीटी बराबर पीए प्लस के पीबी। लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए आपको पीए और पीबी चाहिए। तो पीए का सूत्र क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है, पी नॉट ए इंटू जीटा ए। और आपको क्या चाहिए, और आपको चाहिए पी नॉट बी, यानी कि पीबी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो पीबी बराबर पी नॉट बी इंटू जीटा बी। अर्थात पीए और पीबी को आप निकाल देंगे, इसी को बोलते हैं आंशिक वाष्प दाब। पीए और पीबी को क्या बोलेंगे, आंशिक वाष्प दाब बोलते हैं। तो बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन। ठीक है, तो बेंजीन और टॉलुइन का ज्ञात करना है। इसका मतलब कि जो ए और बी है, तो एक के स्थान पे क्या हो जाएगा हम लोग का भाई साहब बेंजीन, और एक के स्थान पे क्या हो जाएगा टॉलुइन, क्योंकि हमने घटक यहाँ पर ए और बी के स्थान पे क्या है, बेंजीन और टॉलुइन है। तो यहाँ पर कर दीजिए बेंजीन स्मॉल बी, यहाँ भी कर दीजिए स्मॉल बी बेंजीन, यहाँ भी कर दीजिए स्मॉल बी बेंजीन, यहाँ क्या कर दीजिए स्मॉल टी टॉलुइन, यहाँ पर कर दीजिए स्मॉल टी टॉलुइन,
यहाँ पर कर दीजिए स्मॉल टी टॉलुइन, क्योंकि यहाँ पर ए और बी में क्या दिया है, बेंजीन और टॉलुइन दिया है। समझ में आया। चलिए, आपको पीबी चाहिए तो पी नट बी तो आपको दे के रखा है, पी नट बी मैंने पी नट बेंजीन, लेकिन जीटा बी चाहिए। तो जीटा बी के लिए आपको एक सूत्र पता होना चाहिए भाई साहब। जीटा बी ज्ञात करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, तो जीटा बी को ज्ञात करने के लिए जीटा बेंजीन बराबर एन बी बटे एन बी प्लस के एन टी चाहिए। एन टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलुइन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कैसे ज्ञात करोगे, तो एन बी बराबर क्या होता है, W बाई एम होता है। तो बेंजीन का भार कितना दिया हुआ है बताइए, 0.78, तो 0.78 अब बटे इसका बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, 12 छक 72 78 78 होता है। जब इसको काट दोगे तो 0.01 आएगा। वैसे ही आप एन टी ज्ञात कर दीजिए। जब एन टी ज्ञात करोगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, W बाई एम हो जाएगा। इसको जब आप हल करोगे तो इसका मान कितना दिया है, W टॉलुइन का मान कितना दिया है, तो 0.92, तो 0.92 आप बटे इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 7 84 5 89 3 92, तो ये 92 हो गया। इसको काटोगे आप तो 0.01 आ गया इतना। अब इसका मान आ गया एन टी और एन बी का, तो जीटा बी निकाल दीजिए। जीटा बेंजीन का मतलब कि जीटा बेंजीन निकालिए, तो बराबर एन बी का मान कितना आया, एन बी का 0.01 प्लस के इसका मान 0.01 प्लस के 0.01, इसको जब आप जोड़ोगे तो 0.1 प्लस के 0.02 बराबर 0.5 आ जाएगा। ऐसे ही यदि आप जीटा टी निकालते हो तो इसका भी मान वही आ जाएगा। क्या हो जाएगा फार्मूला, एन टी बटे एन टी प्लस के एन बी बराबर 0.01 बटे 0.01 प्लस के 0.01 बराबर 1/2 आएगा, अर्थात 0.5 इसका भी मान आ जाएगा। और जब इसका मान 0.5 आ जाएगा तो जब दोनों को जोड़ोगे तो 0.5 प्लस के 0.5 कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। तो मान आ गया 0.5। तो पीवी का मान अब ये पी नट बेंजीन का मान कितना दिया है, 400 मिलीमीटर मरकरी, ये आपका हो जाएगा 400। अब जीटा बी का मान कितना आया है भाई साहब, कितना आया है 0.5। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौकों 20 और 2 को 0.1 का स्थान पे, तो 200 मिलीमीटर मरकरी हुआ। अब पी नट टी ज्ञात करिए, तो पी नट टी का मान कितना दिया है, 200 मिलीमीटर मरकरी, तो ये आपका कितना हो जाएगा 200। जीटा टी का मान 0.5। इसे जब आप हल करोगे तो 5 गुना के 10 और ये 2 को 0.1 का स्थान पे 100 मिलीमीटर मरकरी आया। तो आपका एक आंसर ये हो गया आंशिक वाष्प दाब किसका, टॉलुइन का, और एक आंसर ये हुआ आंशिक वाष्प दाब किसका, बेंजीन का। आप विलयन का कुल वाष्प दाब निकालोगे आप पीटी, यहाँ से पीटी, पीबी प्लस के पीटी, पीबी कितना आया है आपका 200 प्लस के पीटी कितना आया भाई साहब 100, ये आपका हो जाएगा 300 मिलीमीटर मरकरी। इस प्रकार से आप राउल्ट के नियम से क्वेश्चन को बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। तो बाबू आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।